Good evening, ma'am. Good evening, everyone. So, I welcome everyone Good to evening, ma'am. tonight's talk by Dr. Kumudini on insulin resistance and diabetes. So, आज की जो टॉक है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है बिकॉज अभी ओबेसिटी और इंसुलिन रेसिस्टेंस जो है वो कंडीशन बहुत ही ज्यादा टाइप 2 डायबिटीज में देखा जा रहा है. People are suffering from diabetes at a very young age. Even the children are also nowadays seen suffering from diabetic conditions. सो आजकल ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है कि हम सभी लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रोसेस को समझे एंड समझने के बाद हम अपनी लाइफस्टाइल में जो मॉडिफिकेशंस मैम सजेस्ट करेंगी उनको लेकर आएंगे. तो साइंस अगर आज हम समझेंगे तो हमें मॉडिफिकेशंस लाइफस्टाइल में लाने के लिए एक प्रीकर्सर मिलेगा. हमारा थॉट प्रोसेस विल गेट इवॉल्व आफ्टर टुडेज टॉक. थैंक यू रुचि। मैं स्क्रीन शेयर करूं? यस मैम. स्लाइड्स दिख रहा है सबको? यस मैम. Yes, ma'am. सो लास्ट सेशन में मैम हमने देखा था, गौरी ने बताया था कि हाउ इंसुलिन रेजिस्टेंस कंडीशंस इज द रीजन बिहाइंड पीसीओएस एज अ डिजीज एंड द सिम्टम्स. And today, specifically, insulin resistance conditions in the diabetic profile. That is the special topic of today's talk. Yes. IIT Institute presents webinar on insulin resistance and diabetes. सबसे पहले वेलकम टू आवर वेबिनार. हेलो एवरीवन एंड वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज वेबिनार. We are delighted to have you with us. Today we are going to explore some important and practical insights about insulin resistance and diabetes that you can use in your everyday life. So sit back, relax, and get ready to learn, interact, and take away something valuable. Thank you for joining us. Let's get started. तो जब हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस सीखना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज और इंसुलिन का रिलेशन क्या है. गौरी ने लास्ट टाइम लिया था, पर जो लोग लास्ट टाइम नहीं थे उनके लिए हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि ग्लूकोज क्या रहता है और इंसुलिन. आप ये डायग्राम में देख सकते हो कि ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल जैसा दिख रहा है और इंसुलिन को की दिखाया गया है. तो वो क्यों है? क्योंकि हमने सीखा था कि सेल हमारे बॉडी का टाइनेस्ट पार्ट है, छोटा पार्ट है जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है. सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन मिला के सिस्टम, और सब सिस्टम मिला के बॉडी बनती है हमारी. तो जब सेल को जरूरत रहती है ग्लूकोज की, तो इंसुलिन क्या काम करेगा? आप डायग्राम में देख सकते हो कि इंसुलिन लॉक को खोलने का काम करेगा एज अ की. अगर ग्लूकोज चैनल ओपन होना है तो इंसुलिन की जरूरत है. अगर इंसुलिन नहीं होगा तो वो चैनल ओपन नहीं होगा और ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा. तो हमें लगता है अभी हमेशा कि ग्लूकोज तो, शुगर तो नहीं चाहिए. हम तो बोलते हैं, सब बोलते हैं कि शुगर कम खाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है. आप जो भी खाते हो, आप कार्ब्स खाते हो, फैट्स खाते हो, तो अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है और हर सेल को एनर्जी के लिए ग्लूकोज ही लगता है. तो ग्लूकोज इंपॉर्टेंट पार्ट है और सेल के एनर्जी के लिए ग्लूकोज अंदर जाना चाहिए. तो आपको इंसुलिन समझ में आया कि इंसुलिन क्यों जरूरी है? फिर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? अगर इंसुलिन बॉडी में है, ग्लूकोज बॉडी में है, तो फिर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है? जब हमें भूख लगती है तो हम कार्ब्स खाते हैं, शुगर खाते हैं, या जो भी हम खाते हैं. फिर पैनक्रियास क्या करता है कि वो ग्लूकोज सेल तक लेके जाने के लिए उसको इंसुलिन लगता है. तो वो पैनक्रियास वो इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा
पर क्या होता है कि सेल ने अंदर लेना चाहिए इंसुलिन, पर वो इग्नोर कर रहा है, वो अंदर नहीं ले रहा है। उसका मतलब क्या है कि वो रेजिस्ट कर रहा है। जैसे कि ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि ग्लूकोज अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, पर वो सेल का जो डोर है उस वो ओपन ही नहीं हो रहा है। तो क्या होगा कि ग्लूकोज बाहर ही घूमते रहेगा। ओके, थोड़ा अंदर जाएगा, थोड़ा बाहर घूमते रहेगा। पर जब ये ज्यादा हो जाता है, फिर पैनक्रियास को क्या करना पड़ेगा, और इंसुलिन बनाना पड़ेगा। अगर बाहर ग्लूकोज घूम रहा है ब्लड में, तो इंसुलिन और बनाना पड़ेगा। फिर पैनक्रियास बनाते रहता है। पर एक सर्टन लिमिट के बाद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है? हेलो। तो आप दिवाली का मैं अभी आपका एग्जांपल देती हूँ, सिंपल एग्जांपल देती हूँ। फीमेल्स दिवाली का जो रहता है साफ सफाई करते हैं, तो क्या होता है, आप सुबह से लेके शाम तक साफ सफाई करते हो, फिर शाम में क्या होता है? अरे मैं तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ, तुम खुद के बारे में तो बोल सकते हो ना, क्या होता है? थक थकान। जाते हैं, थकान थक हो जाते जाती हैं। है। हाँ, तो फिर क्या बोलते हो अब, घर वालों को क्या बोलते हो? टायर्ड हुए। हाँ, अभी मैं कुछ काम नहीं करूंगी, अभी तुम तुम्हारा देख लो, सुबह से लेके शाम तक मैंने अभी काम किया है, अभी मुझसे नहीं होगा, तुम तुम्हारा खुद का देख लो क्या तुमको करना है। तो सेम पैनक्रियास क्या करेगा, उसके लिमिट तक वो बनाएगा, इंसुलिन बनाएगा, पर एक सर्टेन लिमिट के बाद वो इंसुलिन बनाना कम कर देगा। उसकी जितनी लिमिट है उतनी ही वो बनाएगा। फिर एक्स्ट्रा शुगर जो आप खा रहे हो, बॉडी में जा रहा है आपके ब्लड में, वो क्या होगा, वो ब्लड में ही घूमते रहेगा। थोड़ा बहुत मसल में जाएगा, थोड़ा फैट में जाएगा, थोड़ा लीवर में जाएगा, और बाद में जो बचा हुआ है वो आपके ब्लड में ही सर्कुलेट होते रहेगा। उसे कहते हैं हम इंसुलिन रेजिस्टेंस। और फिर सेल रेजिस्ट करेगा इंसुलिन को, और जो एक्स्ट्रा आपका जो शुगर है जो ब्लड में घूम रहा है उसका क्या होगा, वो फैट में कन्वर्ट होगा। फिर हम बोलते हैं कि ओबेसिटी हो गया। और शुगर होने के कारण भी आपके ब्लड में शुगर घूम रहा है, फिर पर वो सेल में नहीं जा रहा है, जिधर उसकी जरूरत है, जिसको वो चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। तो फिर आप अगेन आपको लगेगा कि अरे मुझे तो और भूख लगी है। आप आपके सेल को नहीं मिल रहा है ग्लूकोज, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो फिर आपको टायर्ड फील होगा, और फिर आपको लगेगा कि अब और मुझे खाना है, अभी मुझे भूख लगी है। तो सेम ये साइकिल चलती रहेगी। और जितना आप शुगर खाओगे, उतनी वो केस जो है या उसकी कंडीशन है वो वर्स्ट होती जाएगी। फिर आप देख रहे हो इसमें कि सेम वही है कि आपने फूड खाया, फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, पैनक्रियाज ने इंसुलिन सीक्रेट किया, पर सेल उसको रेजिस्ट कर रहा है इंसुलिन सिग्नल को। फिर ब्लड में शुगर घूम रही है, उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, कि शुगर बढ़ जाती है आपकी ब्लड में की। और फिर वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ब्लड में, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर मोटापा आने लगता है। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो रिस्क फैक्टर है वो क्या क्या है, कि एक्सेस बेली फैट, ओवरवेट होना, फिजिकल एक्टिविटी कम है, सेडेंटरी लाइफ है आपकी, डाइट इन हाई प्रोसेस कार्ब्स एंड एडेड शुगर। आप आजकल देखते हो कि जो ये लड़की जो खा रही है जंक फूड, बच्चों में अडल्ट्स में भी देखती हूँ मैं कि उनको जंक फूड अच्छा लगता है, इजीली अवेलेबल है। और उसके साथ में ये जंक फूड तो खाते ही है, पर उसके साथ में ये कोका कोला भी रहता है, जो लोडेड रहता है कार्ब्स शुगर से। और क्या है उसकी, कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ टाइप 2 डायबिटीज और जेनेटिक्स, जिनके फैमिली में हिस्ट्री की डायबिटीज है, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को उनके जीन्स में है, तो उनको हो सकता है। और सबसे लास्ट है पुअर स्लीप पैटर्न्स एंड क्रोनिक स्ट्रेस। आजकल तो बच्चों में भी देखते हैं हम कि बच्चे जल्दी सोते नहीं है, सुबह जल्दी स्कूल के लिए जाना रहता है, तो जल्दी जल्दी में उठना पड़ता है, और फिर वो नींद पूरी नहीं होती, तो वो साइकिल ही सुबह से स्टार्ट होती है कि कंटिन्यू स्ट्रेस, कि पेरेंट्स को भी जाना रहता है ऑफिस के लिए, तो वो भी जल्दी जल्दी में बोलते हैं बच्चों को चलो चलो जल्दी जल्दी करो। तो दोनों में भी स्ट्रेस डेवलप करता है, यानी हम उठते ही हमारा स्ट्रेस शुरू हो जाता है, बच्चों का भी स्ट्रेस शुरू हो जाता है। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ये पिक्चर में, कि ये
अब नॉर्मल बच्चा है, फिर वो थोड़ा सा ओवरवेट होता है, अगर ये स्टेज पे आपने उसको कंट्रोल नहीं किया तो वो फिर ओबेसिटी हो जाता है। ये बच्चों के लिए, अडल्ट्स के लिए सेम है। ये देख सकते हो आप। स्लीप पैटर्न क्यों डिस्टर्ब हुआ है हमारा? क्योंकि हमें सोते वक्त भी मोबाइल देखना है, हमें उस टाइम भी मोबाइल देखना है। बहुत सारे लोग तो ऐसे रहता है, फीमेल्स का मेल्स का, कि अभी बच्चे सो गए, चलो अभी हमारा मी टाइम है, अभी हम मोबाइल देख लेते हैं। उससे क्या होता है, आपका ब्रेन कंफ्यूज होता है, उसको समझ में नहीं आता, बॉडी को समझ में नहीं आता ये अभी सोने का टाइम है या ये तो लाइट चल रहा है। और वो लाइट से आपकी जो स्लीप सर्केडियन रिदम है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, आपको नींद नहीं आती। सबसे लास्ट इसमें देख रहे हो आप, सीडेंटरी लाइफ। अभी तो मोस्टली वर्क फ्रॉम होम के वजह से सबका काम ही ऐसा है, या हमारा भी काम, हमारा काम कैसे कि एक जगह बैठ के ब्रेन का काम है, मेंटल एक्सर्शन बहुत है, पर फिजिकल एक्सर्शन कुछ भी नहीं है। और खाने का तो ऐसा है कि खाते तो हम उतने ही है, खाना हमारा कम नहीं हुआ है, पर हेलो, हेलो। Yes, ma'am, you are यस मैम। audible. मुझे लगा मैं म्यूट हो गई। कोई बता सकता है ये क्या है? ये जो डायग्राम ये पिक्चर में दिख रहा है ये क्या है? कोई जानता है ये? मैम ये जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आई थिंक नेक पे ब्लैक कलर का निशान आ जाता है, नेक पे या आपकी आई थिंक जो एल्बो होती है शायद वहां पर, यस, है ना? तो ये निशान अगर विजिबल है तो इट मींस इंसुलिन का इशू है। यस, करेक्ट। ये है एकेंथेसिस नाइग्रिकन्स। और हम ये मोस्टली बहुत सारे फीमेल्स डर्ट समझते हैं, मिस्टेकन फॉर डर्ट, कि ये तो डर्ट है, ये तो निकल जाएगी, फेशियल कर लिया या थोड़ा सा क्लीन अप कर लिया तो ये निकल जाएगा। तो ये नहीं है, ये इट इज अ वेरी अर्ली साइन ऑफ कि आपकी ब्लड शुगर लेवल राइज होने लगी है। ओके। और ये डार्कर पैचेस आपको कहाँ कहाँ दिख सकते हैं? नेक, आर्म पीट, ग्रॉइन रीजन में। और कभी कभी स्किन टैग्स भी दिखने लगते हैं, कि नेक रीजन पे छोटे छोटे स्मॉल स्किन ग्रोथ्स रहते हैं, उनको स्किन टैग्स बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, और बाद में आपको पता चले कि अभी डायबिटीज भी है। जब बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि उनको सिम्टम कुछ नहीं है, पर ऐसे ही रूटीनली इन्वेस्टिगेशन किया, बॉडी फुल बॉडी प्रोफाइल किया, तो उसमें दिखता है कि ट्राइग्लिसराइड्स अभी बढ़ने लगे, और कभी कभी दिखता है कि फास्टिंग शुगर भी बढ़ने लगी है। उनको सिम्टम कुछ नहीं रहते, ये स्किन टैग्स ऐसे दिखने लगते हैं। और बाद में रिपोर्ट्स करने के बाद पता चलता है कि अभी शुगर बढ़ने लगी है। उसमें साइन और सिम्टम्स क्या दिख सकते हैं? सबसे पहला रहता है कि पोस्ट मील फटीग। आपको खाना खाने के बाद एनर्जेटिक फील होना चाहिए, पर बहुत टायर्ड, स्लगिश, और एकदम से एनर्जी क्रैश हो जाता है। बहुत लोगों का होता है ना ऐसे, कि दोपहर में लंच ब्रेक में खाना खाया तो बहुत नींद आने लगी। और कांस्टेंट क्रेविंग, कंटिन्यूअसली उनको ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ स्वीट्स खाते रहे। बहुत सारे फीमेल्स का मैं सुनती हूँ, मेल्स का सुनती हूँ, कि खाना खाने के बाद कुछ तो मीठा चाहिए हम। तो ये भी एक अर्ली साइन हो सकता है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे देख रहे हो अपन, पोस्ट मील स्लीपीनेस, बहुत नींद आती है। और ये सेकंड पिक्चर में देख रहे हो आप कि कार्ब्स, ये सारे जंक फूड में क्या है, कार्ब्स है। उसके वजह से हमें अच्छा लगता है, उसमें फैट्स भी रहते हैं, सैचुरेटेड फैट्स रहते हैं, उसके वजह से वो खाने के बाद हमें अच्छा लगता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कॉमन साइन क्या क्या है? सबसे पहले तो कांस्टेंट हंगर, खाना खाने के बाद भी ऐसा लगता है कि अरे कुछ तो खाना चाहिए, और भूख तो अभी भी भूख है। कांस्टेंट क्रेविंग्स, क्रेविंग्स आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कुछ तो मीठा खाना चाहिए। एनर्जी क्रैश, अचानक से ऐसा लगता है कि एनर्जी नहीं है बॉडी में, थोड़ी देर पहले अच्छा था और एकदम से एनर्जी क्रैश हो गई। ब्रेन फॉग, कुछ समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, काम करने करने के वक्त भी ऐसा लगता है कि थोड़ा समझ रहा है, थोड़ा नहीं समझ रहा है। डार्क नेक और आर्मपिट्स, डिफिकल्टी लूजिंग वेट, कितना भी ट्राई करो हम तो हमारा वेट ही कम नहीं हो रहा है। पीसीओएस, जो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से पीसीओएस होता है। फैटी लिवर, बहुत बार यूएसजी करते हैं हम दूसरे चीज के लिए और हमें दिखता है कि फैटी लिवर अभी है, ग्रेड 1 है। हाई ट्राइग्लिसराइड्स,
जैसे मैंने पहले बताया कि आप इन्वेस्टिगेशन करते हो और आपको समझता है कि अभी तो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगे और बेली फैट। ऐसा नहीं है कि ये सब सिम्टम्स आप में दिखने चाहिए, पर इसमें से 2-3 साइन भी अगर मिलते हैं आपको तो इनफ है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गया है। एक्यांथोसिस नाइग्रिकन्स ये क्या है? ये डार्कन थिकन स्किन है, जो उसको हम डर्ट समझते हैं बहुत बार। नॉर्मली क्या रहता है कि स्किन टोन और टेक्सचर अपना इवन रहता है, बट इंसुलिन रेजिस्टेंस के बाद वो चेंज होने लगता है। किसी किसी का सिर्फ ब्लैकिश नहीं दिखता, बहुत थिक हो जाता है वहां का स्किन, और वहां का टेक्सचर भी चेंज होने लगता है। उसका मतलब क्या है कि बॉडी इंसुलिन और ज्यादा बना रही है, और फिर स्किन जो सेल ग्रो कर रहे हैं उसको भी अफेक्ट करती है, वहां की स्किन थिकर और डार्कर होने लगती है। तो ये जस्ट स्किन इशू नहीं है, ये एक मेटाबॉलिक सिग्नल है कि आपको जरूरत है अभी आपके हेल्थ की तरफ ध्यान देने की। और ये सबसे अर्लीस्ट साइन हो सकता है कि आप प्री डायबिटिक की तरफ जा रहे हो। हम देखेंगे नेक्स्ट की इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्री डायबिटीज और डायबिटीज क्या है। ये एक रैंडम पैच नहीं है, ये आपकी बॉडी खुद को सिग्नल दे रही है कि अभी आप ध्यान दो, आपको जरूरत है अभी ध्यान देने की। तो अभी ये हमने ये बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, उसके साइन क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, पर हम फिक्स कर सकते हैं क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस? तो डेफिनेटली हम फिक्स कर सकते हैं अगर हम हमारी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। तो उसमें क्या क्या चेंज करना है हमें, कि आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी वो रेगुलर होनी चाहिए, वेट मैनेजमेंट, बैलेंस न्यूट्रिशन और प्रॉपर स्लीप। अभी ये एक एक टॉपिक हम आगे देखेंगे डिटेल में कि आपको कैसे करना है। जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उसमें सबसे पहले आता है कि एक्सरसाइज। एंगेज एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे फॉर 3 to 5 days पर वीक। उसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग है, साइकिलिंग है, आपको योगा अच्छा लगता है, आपको जुम्बा अच्छा लगता है, कुछ भी। अगर आप रेजिस्टेंट ट्रेनिंग ऐड करते हो, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग यानी वेट उठा लिए, वेट ट्रेनिंग जो बोलते हैं हम उसे, या रेजिस्टेंट बैंड से जो ट्रेनिंग करते हैं उसको रेजिस्टेंट ट्रेनिंग बोलते हैं। वो क्यों है? क्योंकि उससे आपका मसल मास बढ़ता है। आपका मसल मास जितना बढ़ेगा, मसल आपके उतने ग्लूकोज एब्सॉर्ब करेंगे, उनको उतनी जरूरत पड़ेगी, तो वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके ब्लड में घूम रहा है वो मसल यूज करेगी। मैनेज स्लीप और स्ट्रेस। आप डिसाइड कर लो या उसको प्रायोरिटाइज कर लो कि 7 से 9 घंटे की आपकी क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए नाइट में। और स्ट्रेस रिडक्शन के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, जर्नलिज्म कर सकते हो, टाइम मैनेज कर सकते हो, जिससे कि आपका स्ट्रेस कम हो जाए। और उसके वजह से क्या होगा कि कॉर्टिसोल की लेवल कम होगी, तो ब्लड शुगर बैलेंस भी होने लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सबको चाहिए रहता है, वेट लॉस। तो 5 to 10% भी अगर आप श्रेड करते हो आपका वेट, तो भी आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो सकता है। 5 to 10% इट मीन्स कि अगर समझो आपका वेट 70 kg है, तो अगर 10% यानी आप अगर 7 kg भी लूज करते हो, तो भी आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स हो सकता है। और जितना जल्दी आप करोगे, समझो कि आपको पता चल गया है अभी ये साइंस हम मुझ में दिख रहे हैं जो हमने पहले बताया, और अगर उसी टाइम आपने अगर उसको रिवर्स करने की कोशिश की या आप उसके तरफ स्टेप्स ले रहे हो, तो अच्छा है, जिसकी वजह से आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक फेज में नहीं जाएंगे, आपको इजी जाएगा। अगर आप इस स्टेज पे भी निग्लेक्ट करते हो, फिर प्री डायबिटिक फेज में जाते हो, और वहां पे भी निग्लेक्ट करते हो, तो फिर डायबिटिक फेज में जाते हो। डायट्री एडजस्टमेंट क्या क्या करना है आपको? जैसे हमने ऊपर देखा कि शुगर ड्रिंक्स रहते हैं, सोडाज रहते हैं, स्वीट जूसेस रहते हैं, उनमें काफी मात्रा में एम्प्टी कैलोरीज रहते हैं। एम्प्टी कैलोरीज बोलते हैं उनको, क्योंकि उनमें सिर्फ कैलोरीज रहते हैं, उनमें न्यूट्रिशन कुछ नहीं रहता। हमें लगता है कि जो जूसेस रहते हैं, फ्रूट जूसेस, वो हेल्दी रहते हैं, उसमें फ्रूट है, पर वो आपका ग्लूकोज स्पाइक झट से बढ़ाने वाला है। अगर आप फ्रूट खाते हो तो जो जो ग्लूकोज स्पाइक आने वाला है वो थोड़ा सा धीरे धीरे आएगा, स्लोली आएगा। अगर आप फ्रूट जूस लेते हो तो एकदम से ग्लूकोज आपका स्पाइक हो जाएगा। और वो घर में बना हुआ होगा तो भी थोड़ा अच्छा है,
पर अगर आप बाहर का फ्रूट जूस लेते हो उसमें बहुत सारा शुगर रहता है। फ्रूट फ्रूट का क्वांटिटी कम रहता है और शुगर का क्वांटिटी ज्यादा रहता है। तो बाहर का फ्रूट जूस तो आप ना ही लो, तो कितना भी आपको हेल्दी लगता होगा, और वो हेल्दी नहीं है। आपको क्या करना है, क्या बढ़ाना है, वेजिटेबल्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, बीन्स, लेंटिल्स, ऑल होल ग्रेन्स। उससे क्या होगा कि फाइबर आपको ज्यादा मिलेगा। और जैसे हमने देखा था लास्ट टाइम कि कार्ब्स, नेकेड कार्ब्स नहीं लेने हैं हमें, उसके साथ हमको सैलेड लेना है, प्रोटीन लेना है, फैट्स लेना है, जिससे कि जो ग्लूकोज स्पाइक आने वाला है वो स्लोली आएगा, एकदम से फास्ट नहीं आएगा। रिड्यूस रिफाइंड कार्ब्स एंड शुगर, कि आपको जो प्रोसेस फैट फूड रहते हैं हमारे, उसमें क्या रहता है कि एडेड शुगर रहता है, और उसके वजह से फिर आपका शुगर स्पाइक जल्दी आ सकता है। उसके अलावा इंस्टेड आप होल और अनप्रोसेस्ड फूड ले सकते हो। अनप्रोसेस यानी कम से कम प्रोसेस किया हुआ फूड, जैसे कि घर का फूड है। आप रोटी ले रहे हो तो उसका जो रहता है, उसमें क्या बोलते हैं, उसको छान के नहीं लेना है हमें, वो पूरा आटा हमें होल ग्रेन का आटा बना के ही वो उसकी रोटी बनानी है। उसमें आप मिलेट्स भी ऐड कर सकते हो या सोया एड्स कर सकते हो। उसका फिर प्रोटीन भी बढ़ेगा और फाइबर कंटेंट भी बढ़ेगा। और मैदा नहीं लेना है हमें। मैदा यानी क्या है, वो कि उसमें प्रोसेस हो गया, उसका फाइबर चला गया। तो ऐसे कुछ हेल्दी चॉइसेस आप डिसाइड कर सकते हो, बाहर जाते हो तो भी और घर पे भी। आप ट्राई करो कि कम से कम शुगर आप लो। ऊपर का ही पॉइंट हमने डायग्राम में देखना है कि ये सब जंक फूड है। ये हमें बहुत अपीलिंग लगता है, दिखने में भी अच्छा लगता है, टेस्टी भी रहता है, और उसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो हजार्डस इफेक्ट है। ये भी कलरफुल है थोड़ा, हमें बच्चों को इतना टेस्टी नहीं लगता। फ्रूट्स या कर्ड ले लिया, वेजिटेबल्स ले लिए, ग्रीन वेजिटेबल्स तो उनको चाहिए ही नहीं रहता। तो पर ये फूड हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल है। ये फूड हमको शॉर्ट टर्म प्लेजर देता है, पर लॉन्ग टर्म हजार्डस है। ये फूड हमें प्लेजर नहीं देता, पर ये लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन देता है। अभी क्या है कि हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस देख लिया, पर इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज में क्या कनेक्शन है वो हम देखेंगे। कि क्यों देखना है हमें डायबिटीज, क्यों प्री डायबिटीज सीखना है, क्यों डायबिटीज देखना है। तो क्यों इतना डायबिटीज पे सब बात करते हैं, क्योंकि अभी हमारा इंडिया सेकंड कंट्री है वर्ल्ड में कि जिसमें सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट है। हमारे आगे सिर्फ चाइना है और सेकंड नंबर पे हम हैं। तो आप देख सकते हो कि कितने सारे लोग, अगर 9 लोग देते तो 9 लोग अगर हम देखते तो उसमें हर 9 लोग के पीछे एक आदमी को डायबिटीज हुआ है। तो हमारे इंडिया में 19 मिलियन केसेस है अभी, और 81% अडल्ट डायबिटीज है, वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में है। हमें पहले ऐसे लगता था कि डायबिटीज सिर्फ अमीर लोगों का, प्रोग्रेसिव कंट्री में है, पर अभी ऐसा नहीं है। लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में भी दिखने लगा है। और नियरली 43% केसेस ऐसे रहते हैं कि वो डायग्नोसिस ही नहीं होते हैं, वो अनडायग्नोसिस रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि हमें डायबिटीज है। हम मैंने जैसे बोला कि हमारे आगे सिर्फ चाइना है जिसमें 148 मिलियन पीपल डायबिटीज से अफेक्टेड है, और इंडिया में वो नंबर 90 मिलियन है, और यूनाइटेड स्टेट में वो 39 मिलियन है। तो हम कितने फास्ट जा रहे हैं डायबिटीज के पास, आप देख सकते हो। जितना हमारा प्रोग्रेस हो रहा है उतना डायबिटीज में भी प्रोग्रेस हो रहा है, कि हम डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं। हमारे पूरे इंडिया में 10.5% लोगों को डायबिटीज है। तो आप देख सकते हो कि वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डायबिटिक पॉपुलेशन है हमारी। और अर्बन एरियाज में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इंडिया में भी अर्बन और साउथर्न वेस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ का डाइट चेंज हो रहा है, हमारे आदतें चेंज हो रही है डाइट से रिलेटेड। और लेस एक्टिव डेली रूटीन है हमारा, कि हमारा हमारा जो डेली रूटीन है उसमें हम इतने एक्टिव नहीं रहते। पर हमारा जो खाने का तरीका है, कि जित ओवर ईटिंग करने का जो है परसेंटेज वो बढ़ रहा है। प्री डायबिटीज क्या है अभी, अ- इसमें क्या रहता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि पैनक्रियास थक जाएगा,
तो इंसुलिन बनाना कम कर देगा, और आपके बॉडी को जितनी जरूरत है उतना इंसुलिन वो नहीं बना पाएगा। तो क्या होगा कि नॉर्मल ब्लड शुगर से थोड़ा ज्यादा आपका ब्लड शुगर रहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, आप जितना ग्लूकोज खा रहे हो उतना ग्लूकोज बन रहा है, जितना आप एक्स्ट्रा कार्ब्स खा रहे हो वो जो ग्लूकोज है वो ब्लड में सर्कुलेट होते रहेगा। और अगर ये कंडीशन में प्री डायबिटीज को आपने निग्लेक्ट किया, उसको मैनेज नहीं किया अच्छे से, तो प्रोग्रेस होके टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकता है। हाउ दे वर्क टुगेदर। तो आप अभी तक क्या समझा आप सब कि डायबिटीज क्यों होता है, उसका जो रूट कॉज है वो क्या है? हेलो, कोई शॉर्ट में बता सकता है कि डायबिटीज क्यों होता है और उसका और इंसुलिन का कनेक्शन क्या है? डायबिटीज जो है ना मैम, इसमें क्या है, बिकॉज हमारी बॉडी जो है सेल्स से बनी हुई है ना। और सेल्स हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं कोई भी काम करने के लिए, और एनर्जी हमें खाने से मिलती है। कार्ब्स जो हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो जब हम खाना खाते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो हमारी पैंक्रियास क्या करती है, उस इंसुलिन नाम का एक हार्मोन बनाती है जो उस ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है ना। लेकिन जब वो जो इंसुलिन है आपके सेल्स में किसी वजह से नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सेल्स हमारे क्या होंगे, एनर्जेटिक नहीं रहेंगे और इंसुलिन रेजिस्टेंस हमें हो जाएगा, है ना। अब अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है तो हमें क्या होगा, बारी बारी खाने का मन करेगा, क्योंकि एनर्जी तो मुझे खाने से ही मिलेगी। इट मीन्स मैं एक्स्ट्रा कार्ब्स खा रही हूँ, एक्स्ट्रा कार्ब्स खा रही हूँ, लेकिन जो मेरा पैनक्रियाज है, ठीक है, अब या तो वो इतना इंसुलिन बना नहीं पा रहा है, या फिर जो है वो ओवर इंसुलिन बना लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो मेरे बॉडी में इधर उधर घूमता रहता है, मेरे ब्लड जो है उसमें मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जो है डायबिटीज होती है, जहां तक मुझे लगता है। थैंक यू। आपका नाम क्या है? सीमा। सीमा, थैंक यू सीमा। आपने, यानी मेरा मैसेज गया आप तक, सब तक हाँ। समझती हूँ। मैम, सीमा वाज द फर्स्ट वन टू आंसर दैट, वो जो काला काला गर्दन के पीछे हो जाता है, एंड सीमा इज अगेन द सेकंड वन टू आंसर द रिलेशनशिप बिटवीन इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड डायबिटीज. थैंक So यू। we expect more audiences to come up forward and answer to Dr. Kumudni's questions, because she gets encouraged when people participate. तो क्या होगा, आपने सही बताया कि इसका जो रूट कॉज है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अगर हम वो ट्रीट करते हैं तो हम प्री डायबिटिक प्री डायबिटीज और डायबिटीज को भी ट्रीट कर सकते हैं। तो क्या है, क्यों होता है ऐसा, वो तो आपने भी बता दिया, मैंने भी बताया कि पैनक्रियास कम काम करने लगता है, तो इंसुलिन, अगर उसको ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रखनी है तो उसको ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ेगा, और फिर एक सर्टेन लेवल के बाद वो वो कम पड़ने लगता है इंसुलिन जो रहता है, और फिर ब्लड शुगर बढ़ने लगती है हमारी। तो अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस से जैसे रिस्क फैक्टर्स थे, वैसे डायबिटीज के भी है, वही कि एक्स्ट्रा बेली फैट है अराउंड ऑर्गन्स। अगर इंटरनल ऑर्गन के सराउंडिंग भी फैट बढ़ने लगा है, कि जैसे हम बोलते हैं कि फैटी लिवर, लीवर में फैट जब जमा होने लगता है उसके इर्द गिर्द, तब हम उनसे बोलते हैं कि फैटी लिवर हो गया। लैक ऑफ एक्सरसाइज, ईटिंग मेनी प्रोसेस्ड शुगरी फूड्स, कि कंटिन्यूअसली हम कुछ ना कुछ जंक फूड खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं। और अगर आप 45 के आगे चले गए हो, आपके फैमिली में हिस्ट्री डायबिटीज की, और अगर आप साउथ एशियन, ब्लैक और हिस्पैनिक बैकग्राउंड से हो, अभी टाइप 2 डायबिटीज क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये मेन कॉज है टाइप 2 डायबिटीज का। वहां पे सेल काम कर नॉर्मली रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है हार्मोन इंसुलिन को, और फिर वही होता है कि इंसुलिन पैनक्रियास को ज्यादा बनाना पड़ेगा, वो आपको पता है। अभी हम देखेंगे, जो हमने अभी इतने इतने वक्त तक बात की, पर ये डायग्राम से अगर देखते हम तो हमें और अच्छे से समझता है। आप देख सकते हो ये जो दिख रहा है ये इंसुलिन है, ओके, ये इंसुलिन रिसेप्टर है, और ये जो आई है वो इंसुलिन है। ये क्या है, ये ग्लूकोज चैनल है जहां से ग्लूकोज अंदर जाने वाला है। अगर ये इंसुलिन इधर ये नहीं रहता तो ये ग्लूकोज चैनल नहीं ओपन होंगे, ओके। और ये जो रेड दिख रहा है ये क्या है, ये ब्लड है, और ये जो दिख रहा है ये चलिए।
ओके, आपका सेल है। अगर यहाँ पे इंसुलिन कम पड़ता है तो ये ग्लूकोज चैनल ओपन नहीं होगा, और फिर ये जो ग्लूकोज दिख रहा है आपको, जी जी दिख रहा है, ये देख रहे हो आप, ये बंद है। ओके, अगर ये ओपन होता है तो अंदर जाएगा, अगर ये बंद रहा तो फिर ये जो जी दिख रहे हैं आपको एक्स्ट्रा, यानी वो ग्लूकोज ब्लड में घूम रहा है। ओके, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके ब्लड में घूमते रहेगा, और थोड़ा बहुत यहाँ पे जाएगा तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। उसको और लगेगा, उसको लगेगा कि नहीं ग्लूकोज और चाहिए, तो फिर और मांगेगा तो और इंसुलिन लगेगा। तो जो हमने देखा ये डायग्राम से आपको और ज्यादा अच्छे से समझेगा, और ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो अभी वार्निंग साइन क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का देख लिया हमने। अभी डायबिटीज, अगर आप एंड स्टेज अभी डायबिटीज हो ही गया आपको, तो क्या क्या होगा? तो आपकी थर्स्ट बढ़ेगी, आपको कंटिन्यूसली ऐसे लगेगा कि पानी पीना चाहिए, कितना भी पानी पियो पर ऐसे लगेगा कि अभी प्यास है। क्यों होता है वो ऐसा? क्योंकि आप हाई ब्लड शुगर को वो बाहर, पानी जो रहता है ब्लड शुगर वो ज्यादा बाहर डालते हैं बॉडी टिश्यू से, तो आपको कंटिन्यूसली वो सेल को ऐसे लगता है कि पानी चाहिए। कंटिन्यूसली आपको वॉशरूम के लिए जाना पड़ेगा, रात में भी आपको 2-3 बार उठना पड़ेगा, क्योंकि वो यूरिन में से एक्स्ट्रा शुगर बाहर पड़ता है। तो फिर बॉडी एक्स्ट्रा शुगर बाहर डालने के लिए कंटिन्यूसली आपको यूरिन को जाना पड़ेगा। टायर्ड फीलिंग, कंटिन्यूसली आपको ऐसे लगेगा कि वीक स्लीपी फील हो रहा है आपको, कि आपका शुगर कम हो रहा है। थिनर, आप इतना खा के भी आप वेट लूज करने लगोगे, आपको लगेगा कि अरे मैं तो दुबला हो रहा हूँ, कितनी अच्छी बात है। पर वो अच्छी बात नहीं है, वो आपका मसल लूज हो रहा है, आपके मसल श्रेड हो रहे हैं। यही है कि आपकी प्यास बढ़ेगी, आपको कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा, एक्सट्रीम हंगर, ब्लड विजन, आपको थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखने लगेगा। और अगर आपको कट होता है तो वो जो वुंड रहेगा वो हील नहीं होगा जल्दी से। अगर आपको कट हो जाता है या सोर है कहाँ पे, फटीग, कंटिन्यूसली आपको ऐसे लगेगा कि थकावट लगती है। और अगर आपको इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि स्किन के हो गए, टीथ गम के इन्फेक्शन हो गए, तो आपको जल्दी से वो ठीक नहीं होंगे। और ईस्ट इन्फेक्शन, बहुत बार फीमेल्स आती है, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, यूरिन इन्फेक्शन है, रिपीटेडली यूरिन इन्फेक्शन होने लगता है उनको, वहां पे रिपीटेडली ईस्ट इन्फेक्शन होने लगता है, रिंगवर्म होने लगते हैं। तब हम जब टेस्ट करते हैं तब पता चलता है कि उनकी शुगर बढ़ने लगेगी, उनको डायबिटीज हो गया है। बहुत बार पेशेंट ऐसे ही आते हैं कि जहाँ रिपीटेडली यूरिन इन्फेक्शन होने के बाद हम अगर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तब पता चलता है कि शुगर बढ़ रही है। नमनेस, टिंगली और पेन योर हैंड्स और फीट, बहुत सारे लोगों को टिंगलिंग शुरू हो जाती है। तो हम इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली हम रिवर्स कर सकते हैं, पर टाइप 1 डायबिटीज जो रहता है वो रिवर्स नहीं कर सकते। वो जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं उनको, वो एक अलग टॉपिक है। ओके, वो हम कभी बाद में देखेंगे, पर वो रिवर्स नहीं कर सकते हम। पर टाइप 2 डायबिटीज डेफिनेटली हम रिवर्स कर सकते हैं। तो रिवर्सल का मीनिंग क्या है? रिवर्सल यानी ऐसा आएगा कि डायबिटीज कंप्लीटली चला गया हमारे बॉडी से। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम सिर्फ उसको चेक कर रहे हैं, यानी उसको कंट्रोल में रख रहे हैं। अगर 3 महीने के लिए आपकी शुगर नॉर्मल आ रही है विदाउट मेडिकेशन, तो हम बोलते हैं कि वो डायबिटीज रिवर्स हो गया है। पर रिवर्सल क्योर है क्या? तो नहीं, हमने सिर्फ उसको पॉज करके रखा है, हमने उसको कंट्रोल में रखा है। अगर आप हेल्दी हैबिट स्टॉप कर देते हो और आप मीठा खाने लगते हो, आपने एक्सरसाइज छोड़ दिया, सीडेंटरी लाइफ वापस शुरू कर दी, तो डायबिटीज वापस आ सकता है। हम सिर्फ उसको कंट्रोल में रखते हैं, हम उसको क्योर नहीं करते। अगर आपने आपने एक बार आपका पूरा कंट्रोल कर लिया, आपका HbA1c भी नॉर्मल हो गया, शुगर भी नॉर्मल हो गई, पर अगर आपने सब छोड़ दिया हेल्दी हैबिट्स, तो वो वापस आ सकता है। तो इसके लिए क्या है कि आप अर्ली डिटेक्ट करो और फिर उसको मैनेज करो एक प्रोफेशनल गाइडेंस के अंडर, कि आपका डाइट कैसे होना चाहिए, आपका एक्सरसाइज क्या होना चाहिए, आपकी एक्सरसाइज में क्या क्या आपको ऐड करना है, और जो खाने का पोर्शन है वो कैलोरीज कैसे मेंटेन करनी है, एक प्रोफेशनल आपको गाइड कर सकता है। तो उसके लिए अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव करना है तो क्या करना चाहिए, कि आपको एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, जिससे कि आपकी मसल बढ़े और वो आपका जो ग्लूकोज है वो यूज करे।
हेल्दी ईटिंग, कि आप होल फूड, फाइबर, फ्रेश वेजिटेबल आपके डाइट में इंक्लूड करो, और जो शुगर है, रिफाइंड फ्लावर है, रिफाइंड कार्ब्स है, उसको आप कट डाउन करो। आपको 5 to 10% आपके बॉडी वेट का जितना है उसको आपको लूज करना है, जिससे कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो सकता है। हमने वही देखा कि 5 to 15% आपको बॉडी वेट, स्पेशली बेली फैट, आपको कम करना है। और 30 मिनट्स के लिए आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना है 3 से 5 दिन वीक में। थैंक यू। होप ये सेशन आपको यूजफुल रहा होगा और आपको समझा होगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है और उसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू मैम। मैम एक क्वेश्चन पूछना है मुझे। ये जो हम ग्लूकोज खरीदते हैं मार्केट से, है ना, ग्लूकोन डी वगैरह, तो ये हमें पीना चाहिए या बच्चों को देना चाहिए मॉर्निंग में स्कूल जाते हुए? नहीं नहीं, मॉर्निंग में तो बिल्कुल भी देना नहीं है, क्योंकि क्या रहता है, मॉर्निंग में अगर आप ग्लूकोज से स्टार्ट करते हो, लास्ट टाइम भी मेरा जो सेशन अगर आपने सुना होगा, आप बाकी टाइम ग्लूकोज लेते हो वो भी ठीक है, पर अगर आप ब्रेकफास्ट में ले रहे हो अर्ली मॉर्निंग, हम्म। तो क्या होता है कि अगर आप सुबह ही शुगर लोगे तो आपकी बॉडी दिन भर क्रेव करेगी कि शुगर चाहिए, शुगर चाहिए। तो जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है आपका, उसमें आपकी कार्ब्स तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो सेवरी ब्रेकफास्ट होना चाहिए, जिससे कि हाई प्रोटीन रहेगा। अ, उसके साथ आप फैट्स ले सकते हो, हेल्दी फैट्स जैसे कि नट्स से, सीड्स से। आपने बादाम दे दिए बच्चे को। और प्रोटीन यानी जैसे कि एग्स ले लिए, अगर कोई वेजिटेरियन है तो आप सोया चंक्स ले सकते हो, पल्सेस ले सकते हो, जिसमें कार्ब्स भी रहता है पर प्रोटीन की क्वांटिटी भी अच्छी रहती है। जैसे कि मूंग दाल का चीला ले लिया आपने, उसमें आपको कार्ब्स भी मिल जाएंगे, अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन्स भी मिल जाएंगे। ये जो ग्लूकोज रहता है वो मेडिसिन है। मेडिसिन यानी क्या, कि जिसको डिहाइड्रेशन हुआ है, जिसको हाइपोग्लाइसेमिया हुआ है, हम देखते हैं ना कि समर सीजन में डिहाइड्रेशन हो जाता है, आपके न्यूट्रिशन जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो गए आपके, तब आप वो ड्रिंक दे सकते हो। ये रोज के लिए लेने की चीज नहीं है। मैम जैसे ना बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है, उसको चक्कर आ रहा है, ठीक है ना, हाँ आजकल देख रहे हो ना आप, क्योंकि उसको चक्कर आ रहे हैं। अब वो पहले दूध पी के जाती थी, दूध भी रियल नहीं है, ठीक, अब ग्लूकोज देना शुरू करा, ठीक है। अब ग्लूकोज अगर मैं वही सोच रही थी कि अगर मॉर्निंग में स्कूल जाते वक्त वो ग्लूकोज पी के जाएगी एक हाँ गिलास, तो उसको चक्कर नहीं आ रहा फिर, अब वो नॉर्मल फील कर रही है। नहीं तो पहले आ रहा था। तो मैंने अभी आपने जो टॉपिक स्टार्ट करा, तो मैंने इसलिए सोचा कि ग्लूकोज देना चाहिए या फिर आफ्टरनून में दिया जाए, जैसे इनका लंच ब्रेक होता है तब दे दो। देखो, अब ये पर्सनल हो गया है, बराबर। ये जो हाँ। हमारा लेक्चर है वो जनरल लेक्चर चल रहा है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि रात का खाना कैसे हो रहा है उसका, अगर उसको सुबह ग्लूकोज लेके अच्छा लग रहा है, इसका मतलब उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है दिन में, यानी जो जब अर्ली मॉर्निंग। तो आप क्या कर सकते हो, उसका रात का खाना अच्छे से हो रहा है कि नहीं देख सकते हो आप। और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि उसको उसका एनर्जी कम हो रहा है, तो आप घर के बने हुए लड्डू दे सकते हो उसको। उसमें आएगा, आपका पीनट्स आएगा, या सीसम सीड्स दे सकते हो उसको, जिससे कि उसको शुगर भी जाएगा पर वो हेल्दी वे में जाएगा, और उसके साथ रहेंगे, और हेल्दी फैट्स भी रहेंगे। जैसे कि आपने सीसम बनाया, हम्म। वो हेल्दी फैट्स रहे। आप एकदम से उसको पूरा शुगर दे रहे हो, ग्लूकॉन डी दे रहे हो, तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो उसको अभी तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि शायद उसको वीकनेस होगा इसकी वजह से, पर वो लॉन्ग टर्म आपको हेल्प नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म आपको वो तकलीफें देगा। हाँ, अगर उसको बहुत ज्यादा वीकनेस है, एकदम से चक्कर आ रहे हैं बच्चे को, तो आप ग्लूकॉन डी दे सकते हो। पर ये वेरिएशन करता है, अभी उसका पूरा दिन का डाइट चार्ट देखना पड़ेगा कि वो दिन में क्या क्या खा रही है, उसको कितना कुछ, कहाँ पे उसको कम पड़ रहा है, ये सब देख के उसको देना पड़ेगा। पर ये ग्लूकॉन डी डेली देना तो गलत बात है। पिछली टॉक में आपने नेकेड कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया था मैम, यस। उसको प्रोटीन के संग पेयर अप करके आइडियल ब्रेकफास्ट यस, आप प्रोटीन तैयार होता है।
पेयर अप कर सकते हो, हेल्दी फैट्स के साथ पेयर अप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन ही। और मैंने जैसे बोला कि मूंग दाल अगर लेते हो आप, तो ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ प्रोटीन्स रहता है, उसमें कार्ब्स भी रहता है। पर प्रोटीन का जो क्वांटिटी है वो अच्छा रहता है। तो दो कार्ब्स भी हो गए, पर वो नेकेड कार्ब्स नहीं हुए ना, उसमें उसमें प्रोटीन्स भी आ गए। और उसके साथ अगर आप ग्रीन चटनी लेते हो, तो उसके साथ थोड़ा फाइबर भी आ गया। तो वो फिर वो नेकेड नहीं रहता, उसको हम कंबाइन कर देते तो उस शुगर स्पाइक्स नहीं होगा। और किसी को पूछना है कुछ? हेलो। So today's was a very interesting talk. और सारे हमारे लाइफ के डेली इवेंट से शुरू हो रहे हैं. लाइक द स्ट्रेस स्टार्ट्स फ्रॉम राइट द टाइम व्हेन द पेरेंट वेक्स अप द चाइल्ड एंड द स्कूल टाइम बिगिंस. है ना, तभी से स्ट्रेस अपन को, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी शुरू हो जाती है. तो आजकल दैट, स्ट्रेस रहता है, सब हाँ. ऑफिस का स्ट्रेस रहता है, बच्चों को स्कूल का स्ट्रेस रहता है, यंगस्टर है उनको करियर का स्ट्रेस रहता है कि अभी कंपटीशन बढ़ने लगा है, तो फिर हमारा नंबर लगेगा कि नहीं, जॉब लगेगा कि नहीं। और फिर जॉब लगने के बाद वो मेंटेन भी होना चाहिए। और सारे काम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई स्पीड से करने की अपेक्षाएं होती हैं, इसीलिए फास्ट फूड का कल्चर भी बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर गया है सोसाइटी में. एंड पीपल वांट फास्ट परफॉर्मेंस, speedier breakfasts, and the value of nutrition is day by day like decreasing then compared with the conventional traditional breakfasts and the foods that our grandmothers and kitchen prepared food used to be. है ना मैम? तो uh, फिर एंड in today's session uh, we had a very good interaction, and the questions were answered by Akul जी and Neha Sharma ji asked a very interesting question कि वो ग्लूकोज से शुरुआत करनी है कि नहीं करनी है. तो ग्लूकोज is a medicine, and it's entirely sugar. So as a medicine it is rare on prescription of the doctor advice, but not generally to be given every day in the breakfast. And particularly if the child is suffering from डिजीनेस या चक्कर आ रहे हैं, तो फिर उसको उसकी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स देख के उसकी कंप्लीट मैम मैक्रो मैक्रो इस न्यूट्रिएंट्स. यस केस अकुल. में इस केस में हम लोग फ्रूट्स दे सकते हैं ना बच्चे को सुबह, मतलब क्योंकि मैं तो खैर बच्चों को दूध ही देती हूँ सुबह, है ना। और न्यूट्रिशन में किड्स ड्रिंक करके हमारे पास आता है, तो आई एम गिविंग दैट वन ऑल्सो। तो उसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल सब रहता है। तो एक चम्मच में दूध में वो ऐड कर देती हूँ, है ना। अदरवाइज अगर बच्चा, आपको लगता है कि दूध रियल नहीं है या प्योर नहीं है, तो उस केस में हम बच्चे को एप्पल दे सकते हैं या बच्चे को बनाना दे सकते हैं, ताकि उसको स्कूल में चक्कर ना आए। यस, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है बनाना, कि उसमें हाँ, बनाना राइट। उसमें ग्लूकोज रहता है। पर जब आप बनाना लेते हो, तो उसकी जो ग्लूकोज रहती है वो बॉडी में धीरे एनर्जी देती है आपको। जैसे कि ग्लूकोन डी एनर्जी देगा सडन, हम्म। जैसे कि फास्ट, वैसे बनाना आपको फास्ट एनर्जी देगा। और वो लॉन्ग टर्म आपके ब्लड में रहेगा, तो वो धीरे 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 आपकी जो एनर्जी है वो अच्छे से, यानी 1-2 घंटे के लिए अच्छी रख सकता है। हाँ, ब्रेक टाइम तक। हाँ, जैसे कि हम इसलिए बोलते हैं कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसके पहले आप बनाना लो, बनाना खा लो। कि जैसे कि आपके एक्सरसाइज के वक्त आपको एनर्जी रहेगी और वो 1-1.5 घंटे के लिए अच्छी रहेगी। हम्म। जैसे कि हम रनर रहते हैं, स्प्रिंटर्स रहते हैं, उनको भी बोलते हैं आप कि जब आप ट्रेनिंग करने वाले हो तो आप बनाना ले सकते हो। हम्म। प्री वर्कआउट मील के लिए बनाना सबसे अच्छा है। और अगर वो लड़की है, प्यूबर्टी एज में है, तो आपने उसके डाइट में जैसे मैंने आपको बोला कि गुड़ और पीनट से या सिसमी सीड से डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। वो उसके हार्मोन्स के लिए भी अच्छा है, और ओवरऑल उसकी एनर्जी जो रहेगी दिन भर वो भी अच्छी, वो भी अच्छी रहेगी उसकी। मोस्टली अभी क्या हो गया है, जो हमारे अभी अभी जो जनरेशन है, उनको ग्रीन वेजिटेबल्स लेना नहीं रहता। उनको मोस्टली बहुत सारे वेजिटेबल्स में उनका प्रेफरेंस रहता है कि ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। तो
बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रहती है, और इसी ये एज में उनकी जो आयरन रिक्वायरमेंट रहती है और कैल्शियम रिक्वायरमेंट रहती है वो ज्यादा रहती है, और वो कम लेते हैं, क्योंकि ग्रोथ पीरियड में बहुत सारी प्रोसेस चलती रहती है, उनकी ग्रोथ होती है, हाइट बढ़ती है, उनके बॉडी में हार्मोन्स तैयार होते रहते हैं, वो प्रोसेस में रहते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है आयरन की, और वो लेते नहीं है। उस वजह से भी एज भी अगर कम है तो ये दिक्कत आ सकती है, कि जैसे कंटिन्यूअसली चक्कर आना, वीकनेस रहना, थकावट रहना, थोड़ा भी काम किया तो वो थक जाते। तो ओवरऑल देखना चाहिए आप, ये टेम्पररी सॉल्यूशन है कि परमानेंट सॉल्यूशन देखना चाहिए। और किसी को पूछना है कुछ? हेलो? नो मैम, समझ आया पर हेलो? Yes, ma'am. So I think there are no further questions, ma'am. यस, So थैंक we यू। will conclude. Yeah, we will conclude today's session. And it was a very astonishing fact कि India में अभी 10.5% population is affected by diabetes and insulin resistance conditions, and 1 in every 9 people are suffering from this condition. तो आज का awareness session is a takeaway for all of us, and we have to be aware about the symptoms and commonly observed कि अगर कुछ भी preliminary सिम्टम्स हैं तो वी हैव टू स्टार्ट टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स। और जैसा कि मैम ने बताया, ये शुरुआत में ही अगर हम कंट्रोलिंग फैक्टर्स अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट कर लेंगे तो फिर ये कंडीशंस रिवर्स होंगी या फिर मैनेज भी की जा सकती हैं। इट इज नॉट दैट 100% वापस से हम रिवर्स करने के बाद फिर से वही तरीके से खाने लगेंगे तो फिर से डायबिटीज हो जाएगी। बट द थिंग इज वी हैव टू ऑलवेज मैनेज लाइफस्टाइल where controlled and carbohydrates are not rich in the diet, and the balanced proportion of the meal is taken care of, ma'am. So I conclude today's session, and I thank Dr. Kumudini who gave a very nice talk, and I express my gratitude and warm regards to all the participants and all the audiences who regularly come and attend our sessions, and I'm sure that they must be benefiting from the valuable knowledge shared in this sessions. All right, ma'am, I'll conclude. Thank you everyone for being a part of today's webinar. I hope you found the session informative and useful. Thank you.